तो दोस्तों, जीएस 1-2 सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहे हैं, हमारी दुनिया कक्षा 8 का। चलिए हम इस चैप्टर को विस्तार रूप से जान लेते हैं। देखिए, इकाई 1 में क्या है? संसाधन। 1.2 1.1 का खो भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। 1.2 का खो वन एवं वन्य जीव संसाधन। 1.3 का गो खनिज संसाधन। और 1.4 का गो ऊर्जा संसाधन। आज जो हम पढ़ेंगे वो 1.1 का खो भूमि, मृदा एवं जल संसाधन के बारे में। चलिए संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। संसाधन, जिसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं, है ना। संसाधन क्या है, इसके बारे में हम विस्तार रूप से जानते हैं। संसाधन है क्या? ठीक है। देखिए, संसाधन क्या है, आसान भाषा में समझिए। किसी भी इंसान को जीवन जीने के लिए उसको जिस भी चीज़ की आवश्यकता होता है, वह सभी चीज़ क्या है? संसाधन है। आप अपना ही उदाहरण ले लीजिए। आप सवेरे सोकर उठते हैं और फिर रात में सोने जाते हैं। उस समय के बीच आप जितना भी चीज़ का उपयोग करते हैं, वे सभी क्या है? संसाधन है। आप पलंग पर सोते हैं, पलंग आपके लिए क्या है? संसाधन। पलंग का लकड़ी कहाँ से आता है? पेड़ से आता है। पेड़ आपके लिए क्या है? संसाधन। पेड़ कहाँ में होता है? जंगल में। जंगल क्या है आपके लिए? संसाधन। मान के चलिए मम्मी आपको खाना बना कर देती है, तो आपकी मम्मी आपके लिए क्या हो गई? संसाधन, क्योंकि आपकी आवश्यकताओं को वो पूरा कर रहे हैं ना, आपके लिए संसाधन होगी आपकी मम्मी। अब देखिए, स्कूल जाते हैं, स्कूल का भवन आपके लिए क्या है? संसाधन है। स्कूल में शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, तो शिक्षक आपके लिए क्या हो गए? संसाधन। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में हम पढ़ा रहे हैं, हम आपके लिए क्या हो गए? संसाधन, क्योंकि आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं ना। ठीक। अब देख लीजिए आगे। ठीक है, इतना ही समझ गए। देखिए, संसाधन के प्रकार। संसाधन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। ठीक है, पहला कौन है? प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। ठीक है। अब देख लीजिए इधर, संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मतलब संसाधन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानवकृत संसाधन। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन को 3 वर्गों में 5 वर्गों में बाँटा गया है। मतलब प्राकृतिक संसाधन को कितने वर्गों में बाँटा गया? 5 वर्गों में। तो पहला क्या है? विकास एवं उपयोग के आधार पर, मतलब इसमें क्या विकास एवं उपयोग के आधार पर 2 पॉइंट है, वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उपलब्धता के आधार पर नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। अब वितरण के आधार पर सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक संसाधन। ठीक है। एक और देख लेते हैं, एक और क्या है? देखिए, स्वामित्व के आधार पर तो इसको 3 भागों में बाँटा गया है। पहला क्या है? निजी संसाधन, और दूसरा राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, सबको हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इधर देख लीजिए, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की आवश्यकता, इसको भी हम डीपली में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा मेरा? टिक द करेक्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद खाली जगह, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। संसाधन। देखिए, संसाधन मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव, जंतु, वस्तु एवं पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। जैसे भूमि, जल, वायु, मिट्टी, विद्यालय, पंचायत भवन, खनिज पदार्थ, खेत इत्यादि। ये सब क्या है? मेरा संसाधन है। संसाधन के प्रकार कितने प्रकार हैं? संसाधन के 3 प्रकार, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। चलिए हम प्राकृतिक संसाधन को डिटेल में पढ़ते हैं। प्राकृतिक में पाए जाने वाले सभी सभी जीव, जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए मानव संसाधन। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या है? मानव संसाधन। मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधन का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है, अतः मानव की संसाधन कहलाता है। जैसे शिक्षक, राजमिस्त्री, बढ़ाई इत्यादि। ठीक है, चलिए इसको हम समझे। शिक्षक, शिक्षक बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता है। अब बच्चों के लिए शिक्षक क्या है? संसाधन है। जैसे राजमिस्त्री घर बनाता है, ठीक है, तो राजमिस्त्री क्या हो गया? संसाधन। जैसे बढ़ाई, बढ़ाई क्या होगा? पेड़ पौधों से लकड़ी निकाल कर उसको एक नया रूप देता है, तो बढ़ाई क्या मेरा हो गया? संसाधन। ठीक है, अब मानव निर्मित संसाधन के बारे में समझ लेते हैं। मानव अपने श्रम से प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके एक नए वस्तु का निर्माण करता है, वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे मकान, मकान बनाने के लिए उसको ईंट की ज़रूरत होगी, बालू की ज़रूरत होगी। बालू कहाँ से आता है? प्राकृतिक संसाधन है। जैसे ईंट, ईंट मेरा किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। मिट्टी मेरा क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, सड़क, सड़क को हम बनाने के लिए क्या करते हैं? पत्थरों का ज़रूरत होता है। पत्थर क्या है? मेरा प्राकृतिक संसाधन है। जैसे रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी क्या है? रेलगाड़ी को बनाने के लिए उसके लोहे की ज़रूरत, लोहा मेरा कहाँ से आता है? प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक से आता है। ठीक, हवाई जहाज़, मोटर बाइक इत्यादि, ये सब क्या है? मेरा मानव निर्मित संसाधन है। फिर एक बार समझ लेते हैं इसको। देखिए, मानव जो प्राकृतिक से प्राप्त करके जो वस्तु बनाता है,
मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। समझ गए ना इसको? चलिए अब आगे हम पढ़ लेते हैं। आपको बताए थे प्राकृतिक संसाधन 5 वर्गीकरण में बांटा गया है। पहला विकास एवं उपयोग के आधार पर, वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन, उपलब्धता के आधार पर नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन, वितरण के आधार पर सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक संसाधन, स्वामित्व के आधार पर निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। सबको हम क्या करेंगे, डीपली से पढ़ेंगे। देखिए पहला क्या था, विकास एवं उपयोग के आधार पर, तो इसमें 2 पॉइंट था, वास्तविक और संभावित। चलिए हम वास्तविक का पढ़ते हैं। वास्तविक संसाधन ऐसे संसाधन जिनकी कुल मात्रा हमें ज्ञात होती है तथा वर्तमान समय में उसका उपयोग किया जा रहा होता है, जैसे झारखंड का कोयला, अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज, राजस्थान का तांबा इत्यादि, ठीक है। ये सब क्या है, हमारा वास्तविक संसाधन है। दूसरा पहले संभावित संसाधन, ऐसे संसाधन जिनकी कुल मात्रा हमें ज्ञात नहीं होता तथा वर्तमान समय में इसका उपयोग भी नहीं हो रहा होता है, लेकिन भविष्य में इन संसाधनों के उपयोग करने की संभावना है, जैसे केरल का थ्योरियम, लद्दाख का यूरेनियम। ये क्या है, मेरा सब संभावित संसाधन है, ठीक है। समझिए। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, ये सभी सजीव, सजीव उनको बोलते जो सांस लेते हैं, सभी सजीव संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे पेड़ पौधा, जंगल, जीव जंतु इत्यादि, ठीक है। जैसे अजैव संसाधन देख लेते हैं, सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे भूमि, पानी, नदी, पहाड़, तालाब, कोयला इत्यादि। ये सब क्या है, मेरा अजैव संसाधन है। अब देख लेते हैं उपलब्धता के आधार पर नवीकरण संसाधन, वैसे प्राकृतिक संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, ये समाप्त नहीं होते हैं, जैसे सूर्य की किरण, पवन, जल, वन। ये सब क्या है, मेरा प्राकृतिक, ये कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ देख लेते हैं आप। और नवीकरण संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका भंडार सीमित है तथा एक बार उपयोग होने के बाद इनकी पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लोहा इत्यादि। ये सब क्या है, मेरा और नवीकरण संसाधन है, ठीक है। आइए देख लेते हैं आगे आप। वितरण के आधार पर सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, ऐसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहलाते हैं, जैसे मिट्टी, पवन, सूर्य किरण इत्यादि। ये सब क्या है, सभी जगह पाया जाएगा, कहीं भी चल जाओ, सब जगह दुनिया में पाया जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, मेरा सर्वत्र उपलब्ध संसाधन है। अब देखिए स्थानिक संसाधन, जो एक ही स्थान पर पाया, मतलब ऐसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे लोहा, लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ये तो भागलपुर में नहीं पाया जाता है, बिहार में नहीं पाया जाता है ना। तो इसीलिए एक स्थान पे पाया जाता है, उसको स्थानिक संसाधन कहते हैं। जैसे तांबा, तांबा कहाँ पाया था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। यूरेनियम, पेट्रोल इत्यादि, ये सब क्या है, हमारा स्थानिक संसाधन है। चलिए स्वामित्व के आधार पर देख लेते हैं निजी संसाधन, ठीक है। किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाला संसाधन निजी संसाधन कहलाता है, जैसे खेत, तालाब, फसल इत्यादि। जैसे आपके पापा का खेत है तो आपका ही खेत होगा ना, किसी दूसरे का खेत नहीं होगा, तो समझ गए निजी संसाधन। उसी तरह से तालाब है, फसल है इत्यादि है, ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन, किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। पहला पॉइंट देख लेते हैं। किसी देश के समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर के अंदर पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, मतलब राष्ट्र का संपत्ति होगा वो। चलिए इसको हम मैप द्वारा देख लेते हैं। देखिए आप समझिएगा। देखिए क्या बोला था, किसी देश है ना, किसी देश में पाए जाने किसी देश के समुद्र तट से, मतलब किसी देश के, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, मेरा समुद्र तट है। किसी देश के समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर वाला क्षेत्र है ना, 19.2 किलोमीटर के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देखिए 19.2 किलोमीटर के अंदर वाला जो क्षेत्र होगा ना, वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा, वो राष्ट्र का संपत्ति होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा। 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर का क्षेत्र अवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, जो राष्ट्रीय संसाधन ही माना जाता है, जो राष्ट्रीय संसाधन के अंदर ही आता है। जैसे 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र, ठीक है। जैसे 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र वो भी किसके अंदर आता है, राष्ट्र के अंदर, मतलब वो राष्ट्र का संपत्ति होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं तीसरा पॉइंट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन देख लेते हैं। किसी राज्य के समुद्र तट से 200 किलोमीटर से आगे का क्षेत्र खुला महासागरीय क्षेत्र होता है, जो
अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तो किसी समुद्र तट से, है ना, या किसी समुद्र तट से 200 किलोमीटर तक तो राष्ट्रीय संसाधन का संपत्ति होगा। उससे अगर ज़्यादा आगे जाएगा वो महासागर का होगा, वो राष्ट्र का संपत्ति नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है। आगे है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है क्योंकि इनका भंडार सीमित है और अत्यधिक दोहन से धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। भविष्य में हमारी पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके, इसके लिए इसका संरक्षण आवश्यक जरूरी है। जैसे मानिए आपके पापा के पास बहुत सारा ज़मीन है, ठीक है, तो और आपके पापा को बहुत सारा बेटे हैं। तो अगर वो पापा जो है ज़मीन का सही से संरक्षण नहीं कर पाएगा तो आने वाली पीढ़ी को भी बहुत नुकसान होगा ना। इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। समझ गए ना। अब उसके बाद देख लेते हैं हम टिक द करेक्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। ये सही विकल्प को चुनें। इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? पंचायत मानव ने बनाया है, विद्यालय मानव ने बनाया है, हवाई अड्डा किसने बनाया? मानव ने। भूमि क्या है मेरा? एक प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि भूमि को मानव ने नहीं बनाया। समझ गए। इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? सूर्य मेरा प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी मेरा प्राकृतिक संसाधन है, जल मेरा प्राकृतिक संसाधन, हवाई जहाज मेरा क्या है? मानव संसाधन। इसने मानव ने बनाया। ठीक है, समझ गए। अब देख लेते हैं किसका, केरल, है ना। केरल में पाए जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? निजी संसाधन हो गया, नवीकरण संसाधन हो गया, संभावित संसाधन हो गया और जैव संसाधन। जो थोरियम जो है वो संभावित संसाधन का उदाहरण है। चलिए इसको हम सही से समझ लेते हैं। ऐसा संसाधन जिनकी कुल मात्रा हमें ज्ञात नहीं होता है, ठीक है, तथा वर्तमान समय में इसका उपयोग भी नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में इसका उपयोग करने की संभावना है, ऐसा साइंटिस्ट ने बताया। ठीक है, तो थोरियम जो है मेरा एक कौन सा संसाधन हो गया? संभावित संसाधन हो गया। समझ गए ना। अब देख लीजिए संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, मतलब संसाधन निर्माण बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है ना। तो देखिए तकनीक भी होना जरूरी है, आवश्यकता भी होना जरूरी है, ज्ञान भी होना जरूरी है और उपयुक्त में क्या होगा? सभी हो जाएगा। समझ गए। अब देख लेते हैं खाली जगह को, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। ठीक है, डैश संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते, मतलब क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते कौन कौन? प्राकृतिक और मानव। ठीक है, अब देख लेते हैं राजस्थान में पाए जाने वाला तांबा डैश संसाधन का उदाहरण, मतलब कौन सा संसाधन का उदाहरण है? वास्तविक संसाधन का उदाहरण है। तो इसको हम सही से समझ लेते हैं वास्तविक संसाधन के बारे में। ऐसा संसाधन जिनका कुल मात्रा हमें ज्ञात हो और वर्तमान समय में इसका उपयोग भी हो रहा हो। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? वास्तविक संसाधन। समझ गए। जैसे तांबा है, तांबा को हम क्या करते हैं? अभी इसका कुल मात्रा हमें प्राप्त ज्ञात है और वर्तमान में क्या कर रहे हैं? तांबा का उपयोग भी कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? वास्तविक संसाधन। समझ गए। अब देखिए डैश एक शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। देखिए संसाधन बनाने के लिए क्या होगा? मानव का शारीरिक क्षमता और ज्ञान जरूरी है ना। ठीक, समझ गए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 50 शब्दों में। ठीक है, इसमें कितना क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। तो पांचों क्वेश्चन को हम देख लेते हैं अभी बारी बारी से। चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था? संसाधन की परिभाषा दें। मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुओं एवं पदार्थ संसाधन है, जैसे भूमि, जल, वायु, मिट्टी, खेत इत्यादि। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? ठीक है, यहाँ देखिए संसाधन का बोल रहा है भाई, ठीक है, ना कि प्राकृतिक संसाधन। इसमें क्या है? संसाधन के वर्गीकरण। ठीक है, तो संसाधन आंसर होगा संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तथा प्राकृतिक संसाधनों को विभिन्न आधारों पर बांटा गया है। तो पहला कितने आधार पर बांटा गया था? 5 आधार पर। विकास एवं उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। तो 2 का मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है क्योंकि इनका भंडार सीमित है और अत्यधिक दोहन से धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। भविष्य में हमारे अगले पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सकें, इसके लिए इसका संरक्षण आवश्यक जरूरी है। समझ गए। अब देखिए नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ लिखें। नवीकरण संसाधन समझाया हुआ है तो उसी को लिख देना। जैसे हम देखिए आंसर में लिखना वैसे प्राकृतिक संसाधन जिनकी
पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, यह समाप्त नहीं होते हैं, नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य की किरण, पवन, जल इत्यादि, ये सब क्या है मेरा नवीकरण संसाधन है। प्राकृतिक, आप 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के प्रमुख कारणों को लिखें। तो आंसर में लिखिए प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो पहला लिखिएगा पॉइंट, पृथ्वी के स्थल रूप में भिन्नता, दूसरा है अक्षांश विस्तार, तीसरा है समुद्र तट से दूरी, और चौथा है मेरा समुद्र तल से ऊंचाई। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया। आप देख लेते हैं 200 शब्दों, अधिकतम 200 शब्दों का उत्तर दें, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। तो देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या गया, प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में। तो 5 भागों का डिफिनेशन पूरा लिख देना है। प्राकृतिक संसाधन को विभिन्न आधार पर कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, अब विकास एवं उपयोग के आधार पर हम लिखा था ना, वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन का डिफिनेशन दोनों लिख देना है। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन का दोनों का डिफिनेशन लिखा है, लिख देना उनको। और नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन का भी डिफिनेशन लिख देना है। और विस्तार के आधार पर देख लेते हैं सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक संसाधन, ये दोनों का भी डिफिनेशन लिख देना है। और स्वामित्व के आधार पर लिखा है ना, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय, इन तीनों का भी डिफिनेशन लिख देना है। समझ गए। तो पहले का आंसर कंप्लीट। अब दूसरे का देख लेते हैं। संसाधन बनाए जाते हैं, उपयुक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। संसाधन बनाए जाते हैं, आंसर में क्या होगा, संसाधन बनाए जाते हैं जैसे नदी या मरुस्थल में पड़े बालू का वहाँ कोई उपयोग नहीं होता, परंतु जब वहाँ से उठाकर बालू को निर्माण कार्य हेतु गांव या शहर में लाया जाता, तब इसका उपयोग और मूल्य बदल जाते हैं। तथा अन्य उदाहरण में जैसे लकड़ी से फर्नीचर, कुर्सी से टेबल, है ना, कुर्सी टेबल, लोहे से वाहन मशीन बनाए जाते हैं। अब इसको सही समझिए। जैसे एक लकड़ी है, ठीक है, उससे हम फर्नीचर बनाएं तो लकड़ी का जितना मूल्य नहीं था, तो उससे ज़्यादा तो उसका फर्नीचर का मूल्य है, ठीक है। कुर्सी टेबल लोहे से हम, अगर लोहा मेरा है, ठीक है, उससे हम वाहन बनाएंगे तो लोहे से ज़्यादा मेरा वाहन का दाम हो जाएगा ना। तो ये सब क्या है मेरा, ये दूसरे का क्वेश्चन, दूसरे का आंसर क्या होगा, कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब तीसरे का क्वेश्चन देख ले, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाले। आपको ये लिखा हुआ है, लिख देना, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है क्योंकि इनका भंडार सीमित है और अत्यधिक दोहन से ये धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। भविष्य में हमारी अगली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके, इसके लिए इसका संरक्षण आवश्यक है। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संसाधन के अत्यधिक दोहन से मानव ने संकट पैदा कर दिया है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? चलिए, इसका आंसर देखिए। संसाधनों के अत्यधिक दोहन से मानव ने संकट पैदा कर दिया है। पहले इसका पॉइंट देखने, अत्यधिक बड़े छोटे शहरों में भूमिगत जल खत्म हो चुके हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाएगा तो जल क्या हो जाएगा, खत्म होगा कि नहीं। जहाँ पर ही मेरे को थोड़ा सी पानी का ज़रूरत है, वहाँ पर हाथ से ज़्यादा पानी बहाएंगे तो इसका क्या होगा, वो पानी का खत्म होगा कि नहीं, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। अधिकतर नदियाँ इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि इनका जल पीने लायक नहीं है। आजकल नदियों में क्या कर रहे हैं, कूड़ा करकट, नालियों का पानी भी नदियों में डुबा दे रहे हैं। तो ये का पीने का, नदिया का पानी पीने लायक रहेगा नहीं ना, वो तो प्रदूषित हो जाएगा, गंदा हो जाएगा ना। चलिए, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। अधिकतर बड़े बड़े शहरों का वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ हो रही है। चलिए, ये तो आप ख़त्म हो गया। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।